हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। गुड इवनिंग। आज हम शुरू करेंगे आपके लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है फिनॉल से। किससे रिलेटेड है? फिनॉल से। फिनॉल की कुछ प्रॉपर्टी है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज हम उन प्रॉपर्टीज़ को बताएंगे फिनॉल की जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो कौन कौन सी वो प्रॉपर्टी है? हमारी जो फिनॉल है वो कितने टाइप से रिएक्शन करती है, मतलब कितने टाइप हैं जिनसे फिनॉल रिएक्शन करेगी। तो पहला तो टाइप है फिनॉल का रिएक्शन का, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये फर्स्ट टाइप है फिनॉल का। फिनॉल जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है, सब्स्टिट्यूशन। दूसरी रिएक्शन ये एक शो करती है जिसको हम लोग कहते हैं रीमर टाइमन। ये साइंटिस्ट है रीमर, इनके ही नेम पे ये रिएक्शन है, रीमर टाइमन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन हमारी है दैट विल बी कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन, ठीक है। और इसके अलावा फिनॉल एक रिएक्शन करती है जेडन डस्ट के साथ, जिंक डस्ट। और एक रिएक्शन और है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली जो हमारी फिनॉल है वो 5 टाइप की रिएक्शन शो कर रही है। ये 5 रिएक्शन हमको बतानी है जो आपकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहली है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरी है रीमर टाइमन, तीसरी है कोल्बे रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन आपकी है जिंक डस्ट के साथ, और फिर है ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन आप सबको पता होगा सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन में हमारा ग्रुप एटम या ग्रुप ऑफ एटम का जो प्लेस है उसका एक्सचेंज होता है। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? जहाँ पर एटम या ग्रुप ऑफ एटम का प्लेस जो है वो एक्सचेंज होता है, उसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे सपोज करो हम RX लिख रहे हैं और हम इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, X की जगह पे OH आ गया, ये बन गया ROH, ठीक है, और K के साथ X आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या हुआ, X और OH का जो प्लेस है वो एक्सचेंज हो गया, तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जहाँ पर हमारा अटैकिंग रीजेंट इलेक्ट्रोफाइल हो। क्या हो? अटैकिंग रीजेंट हमारा क्या हो? इलेक्ट्रोफाइल हो। अब इलेक्ट्रोफाइल आप सभी जानते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल ये आपने 11th में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे अटैकिंग रीजेंट जो पॉजिटिव चार्ज रखे, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा उनके पास। अगर वो न्यूट्रल होंगे, अगर न्यूट्रल है तो वो कैसे होंगे? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी होना। जैसे मान लिया हम बात करें BF3 की, तो BF3 क्या है? बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बोरान कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है बोरान BF। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखिए 2 तो ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 ये हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। और जो हमारा ऑक्टेट रूल है उसके अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए।
तो ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो हमने आपको बताया कि अगर कोई अटैकिंग रीजेंट हमारा पॉजिटिव है या अगर वो न्यूट्रल है तो वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, तो हमें आज पढ़ना है फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहला इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आता है नाइट्रेशन। हमको पढ़ना है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। अब जब आप फिनॉल का नाइट्रेशन करेंगे, ठीक है, जब आप फिनॉल का नाइट्रेशन करेंगे तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल एकदम से सटीक इन्फॉर्मेशन है, मतलब एक जगह पे ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। इनमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है। एक लिखा होगा डाइल्यूट HNO3 और दूसरा आपका होगा कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3। अब इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या होगा। जब आपको दिया हो डाइल्यूट HNO3, जब आपको डाइल्यूट HNO3 दिया होगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर होगा, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। और जब आप कंसंट्रेट HNO3 लेंगे तब क्या बनेगा, तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या आपने देखा, आपने ये देखा कि अगर हम डाइल्यूट HNO3 लेते हैं तो वहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, दैट विल बी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, वाइल इन केस ऑफ कंसंट्रेट HNO3 वी ऑब्टेन 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं। अगर हम डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो अदर प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर हम कंसंट्रेट HNO3 ले रहे हैं तो हमको ये मिलेगा। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अराइज होगा, वो क्या होगा, क्वेश्चन आपका ये होगा कि जो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ये वाला कंपाउंड फिनॉल, ये आपका होगा स्टीम वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल। कैसा होगा, स्टीम वोलेटाइल। ठीक, और जो आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल होगा वो होगा स्टीम नॉन वोलेटाइल, स्टीम नॉन वोलेटाइल। तो इनका सेपरेशन कैसे करेंगे, इनको जब हम सेपरेट करेंगे इन दोनों को, तो इनका जो सेपरेशन है, इनका जो सेपरेशन है वो जिस हम प्रोसेस के द्वारा करेंगे उसको बोलेंगे स्टीम डिस्टिलेशन, दैट विल बी कॉल्ड स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, क्या बताया हमने आपको कि अगर हम डाइल्यूट HNO3 ले रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें एक मिक्सचर मिलेगा, वो होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का और पैरा नाइट्रोफिनॉल का। और अगर हम कंसंट्रेट HNO3 ले रहे हैं तो उस केस में हमको मिलेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। जो हमें मिक्सचर मिलता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का, उसमें जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होगा वो हमारा स्टीम वोलेटाइल होगा, और जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होगा वो स्टीम नॉन वोलेटाइल होगा। तो हम क्या करेंगे, इनका जब इनको जो इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो वो सेपरेशन कैसा होगा, इस जिस प्रोसेस के द्वारा करेंगे उसको बोलेंगे स्टीम डिस्टिलेशन। क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है अब वो स्टीम वोलेटाइल क्यों होगा। तो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो होगी इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसी होगी, दैट विल बी इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, इंटरमॉलिकुलर, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो क्वेश्चन आपका कहीं से भी बना सकता है, तो आपको हर पॉइंट पे गौर करना है। तो आपकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरमॉलिकुलर। अब एक बार देख लेते हैं। देखो, जो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जो हमारी इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दैट विल बी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इन कंपेरिजन ऑफ इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो होती कैसी है, एक बार आपको इसको भी दिखा दें किस तरीके से होती है। देखो ये NO2 ग्रुप लगा है, ये NO2 लगा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो, ये इसको कहेंगे नाइट्रोबेंजीन। और जब यहाँ पे हमने OH लगा दिया तो दैट विल बी आर्थो नाइट्रोफिनॉल। अगर ये NO2 लगा होता तो नाइट्रोबेंजीन कहते, जब हमने OH लगा दिया आर्थो पोजीशन पे तो ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया। अब इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगता है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम कहते हैं इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही आपका कहलाता है इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हुआ। फिर अगर हम बात करें इंटरमॉलिकुलर की, तो इंटरमॉलिकुलर कैसा होगा, जैसे ये आपका है पैरानाइट्रोफिनॉल, दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल, ये आपका कंपाउंड हो गया पैरानाइट्रोफिनॉल, और एक दूसरा कंपाउंड इसी का आ गया ये NO2, और ये आया OH। अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल के बीच में होती है तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स देन इट इज कॉल्ड इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम मॉलिक्यूल में होती है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो इंट्रामॉलिकुलर है क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है, और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, तो इसको बोल रहे हैं इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हुआ। अब हम इनका प्रोडक्ट बना के आपको दिखा दें, हालांकि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हम आपको बना के दिखाते हैं। एक बार इरेज करते हैं इसको, इतना देख लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है, दैट विल बी क्लियर। नाउ देखिए अब क्या होता है, जैसे हमने आपसे कहा कि अगर हमने फिनॉल लिया और इस फिनॉल की डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कराई, HNO3 से, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल मालूम है क्या होगा, NO2। जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो NO2 होगा। तो आपको मिलेगा मिक्सचर, एक मिलेगा आर्थो पोजीशन पे NO2 लगा दो, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और दूसरा आप लगा दो पैरा पोजीशन पर NO2, तो इट विल बी पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये आपका हो गया आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये आपका हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब अगर यहीं पर आप कंसंट्रेट HNO3 लेते, अगर यहीं पर आप फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 से करा रहे होते तो कंडीशन कुछ और होती, और वो कंडीशन क्या होती,
वो कंडीशन होती है आपकी कि जो NO2 है ये आपका 2 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पर और 6 पोजीशन पर अटैच हो जाता, और इसको तब हम कहते हैं 2 4 6 3 बार आया है तो ट्राई, और क्या आया है नाइट्रोफिनॉल, ये बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो पहली आपकी जो रिएक्शन थी दैट विल बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये आपकी क्लियर हो गई। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आखिर होती क्या है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एटम और ग्रुप ऑफ एटम का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है फिनॉल का, तो फिनॉल का सब्स्टिट्यूशन हम कराते हैं नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल हमारा होता है NO2। जब हम HNO3 एज ए रिजेंट लेते हैं तो वो हमारी डाइल्यूट या कंसनट्रेट होती है। डाइल्यूट की कंडीशन में हमको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, दैट विल बी आर्थोनाइट्रोफिनॉल, और दूसरा मिलता है हमको पैरानाइट्रोफिनॉल। ये दोनों मिक्सचर की फॉर्म में होते हैं। तो जब हम इनको सेपरेट करते हैं तो सेपरेट करने के लिए हम देखते हैं कि एक हमारा स्टीम वोलेटाइल होता है और दूसरा हमारा स्टीम नॉन वोलेटाइल होता है। तो जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है दैट विल बी स्टीम वोलेटाइल। क्यों? क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो आपका पैरानाइट्रोफिनॉल होता है उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दैट विल बी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो दैट वी सेपरेट बोथ बाय स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है? अब तो इसमें कुछ बचा नहीं। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी रिएक्शन पे, उसको नाम देते हैं रीमर-टाइमन। और जो रीमर-टाइमन है इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ पूछी जाती है, शायद पीजीटी में इस बार पूछी गई थी। क्या पूछा गया था कि इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। तो इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है वो कार्बीन होती है। आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको रिएक्शन जनरली जाननी है कि रिएक्शन होती क्या है। देखो, फिनॉल की रिएक्शन, हम अगर फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं या तो हम क्लोरोफॉर्म से कराएंगे, ये हमारा CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, या हम रिएक्शन कराएंगे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड से। अगर हम क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं तो उस रिएक्शन में हमको मिलता है, जो कंपाउंड मिलेगा उसको हम कहेंगे सैलिसियल डिहाइड, सैलिसियल डिहाइड ये कंपाउंड मिलेगा। और अगर हम CCl4 से रिएक्ट कराते हैं तो हमको जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा ये कंपाउंड, इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट हो सकते हैं अगर हम इफ वी रिएक्ट फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म देन फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलडिहाइड टेक्स प्लेस, एंड इफ वी टेक कार्बन टेट्राक्लोराइड देन फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड टेक्स प्लेस। आफ्टर दैट ये रिएक्शन हमारी होगी कैसे, इसकी रिएक्शन जो मैकेनिज्म होगी वो किस टाइप की होगी, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है अब मैकेनिज्म को जानना। जितनी रिएक्शन आपको दी हुई है उतनी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मल्टीपल में क्वेश्चन कुछ भी बनता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो OH होता है इसकी रिएक्शन हम कराते हैं डाइल्यूट NaOH से। किससे कराएंगे? डाइल्यूट NaOH से। तो यहाँ से आपका जो Na है ये इस O पे अटैच हो जाता है, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, और H2O जो है वो रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे आपका बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, ये बन जाएगा ONA बनेगा, इसको बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड कैसे नाम लिखा गया है इसका? देखो, ये सोडियम है, ये फीन है, ये ऑक्साइड है, तो नाम क्या हो गया? सोडियम फीन और फिर ऑक्साइड, मतलब जो जो लिखा हुआ है वही नाम में। अब हम क्या करेंगे, इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करा दें। तो CHCl
और Cl, दिस इज क्लोरोफॉर्म। कितने क्लोरीन है इसमें? 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन एटम है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं 1 क्लोरीन और 1 यहाँ से हाइड्रोजन, आर्थो पोजीशन से हम हाइड्रोजन को निकालते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन जो ग्रुप अटैकिंग ग्रुप है वो किस पोजीशन पे अटैक करेगा, तो आपको बताना होगा कि आर्थो पोजीशन पे। तो यहाँ से जब हम हाइड्रोजन निकालेंगे और क्लोरोफॉर्म से Cl निकालेंगे तो HCl बनेगा, और बचा हुआ आपका CHCl2, क्योंकि जब Cl निकलेगा तो इस पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, और इस पे चार्ज कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका ये CHCl2 जो है वो अटैच हो जाएगा, ये हो गया CHCl और Cl। अब आपके पास कितने Cl बचे? 2, तो उतने ही NaOH आप ले लो। तो हमने ले लिया 2 NaOH, और जब हमने इसको लिया तो यहाँ से निकल गया 2 NaCl, और 2 OH है उनको CH पे अटैच करा दो। तो ये हमने इनको अटैच करा दिया CH पर, तो ये हमारा हो गया OH और OH। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? OH और OH, एक OH ये और एक OH ये। थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर दें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। OH और OH, देखो यहाँ से हम H और ये OH निकाल दें तो ये H2O निकल जाएगा, निकल गया इतना। अब हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास बचा है ONA, और यहाँ पे बचा CHO। ठीक, फाइनल स्टेप में हम डाइल्यूट HCl ले लें। डाइल्यूट HCl लेंगे तो NaCl निकल जाएगा, और हमारा जो H है वो O पे अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया OH और CHO। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कहेंगे सैलिसियल डिहाइड। सैलिसियल डिहाइड, ये कंपाउंड हमारा कहलाएगा सैलिसियल डिहाइड। क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अगर सैलिसियल डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं रीमर टाइमन से, तो कितने मॉलिक्यूल आप NaOH यूज करोगे? तो अब आप गिन लो कितने यूज करोगे। 2 1 3 3 मॉलिक्यूल। फिर आपसे पूछेगा HCl का रोल क्या है? HCl निकलेगा भी और HCl यूज भी होगा। जब लास्ट स्टेप में हम आएंगे तो HCl यूज होगा, H2O का रिमूवल होगा। रिएक्शन कहाँ पे होगी, किस पोजीशन पे होगी? तो ये आर्थो पोजीशन पे होगी। और इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनेगा? तो इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होगा वो कौन सा होगा? जो इंटरमीडिएट इस रिएक्शन का होगा वो आपका होगा कार्बीन इंटरमीडिएट होगा। क्या होगा? कार्बीन इंटरमीडिएट। फिर इसमें एक चीज और पूछ सकता है कि ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन में किस टाइप की है? तो आपको क्या जुड़ते हुए दिख रहा है? हमको तो पॉजिटिव चार्ज जुड़ते हुए दिख रहा है, तो कैसी रिएक्शन है? दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे हिसाब से जो रिएक्शन बनेगी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब देखो, अगर हम CCl4 से रिएक्शन कराएं तो हमें कुछ नहीं बदलना है। मान लिया यही रिएक्शन हम CCl4 से कराते हैं, इसको कर लिया, ठीक। अब हम इरेज करते हैं। देखो हम कुछ नहीं चेंज करेंगे, हम केवल इस हाइड्रोजन को यहाँ पे Cl कर लेंगे, एक Cl और बढ़ा लिया तो दिस विल बी CCl4। और जब हमने एक Cl बढ़ाया है तो यहाँ पे भी हमारा एक Cl बढ़ गया, ये हाइड्रोजन निकल गया, ये हो गया। और जब ये हुआ तो हमारे OH कितने जुड़े? एक OH और जुड़ गया। तो जब ये OH एक और जुड़ा तो ये हो गया COOH। कुछ बच्चों के शायद समझ में ना आए तो हम फिर से एक बार बताएंगे। अब देखो ये क्या हो गया, पूरा स्टेप सेम रहा, केवल एक Cl का कमाल जो था उसने क्या किया, यहाँ पे बना दिया सैलिसिलिक एसिड। अब इस कंपाउंड का नेम हो गया सैलिसिलिक एसिड।
क्या बताया हमने आपको कि अगर हम रिएक्शन को CCl4 से कराते हैं तो कैसे होगी। CCl4 लिया, यहाँ से H निकला, सॉरी यहाँ से H निकला और यहाँ से Cl निकला, HCl निकला, बचा CCl3, उसको हमने अटैच करा दिया। अब यहाँ पे 3Cl है तो NaOH कितने लोगे, 3 मोल और 3 NaCl निकाल दोगे। ठीक, उसके बाद आप H2O निकाल देना, OH को यहाँ पे जोड़ देना, तो 3OH जोड़ दिए, H2O निकाल दिया, COOH और ONA आपका बचा हुआ है। अब यहाँ पे डाइल्यूट HCl लोगे तो ये सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो हमारी रीमन टाइमन रिएक्शन हो गई। अब इस रिएक्शन से एक प्रोडक्ट हम बनाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और उसका नाम है एस्प्रिन, क्योंकि एस्प्रिन का फॉर्मेशन हम करते हैं सैलिसिलिक एसिड से। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड से जब हम एस्प्रिन का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम कैसे करेंगे। देखो ये कंपाउंड है हमारा सैलिसिलिक एसिड OH COOH और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये कंपाउंड होता है। देखो एसिड का मतलब होता है 2 और एसिटिक का मतलब है एसिटिक एसिड से बना रहे हैं। तो एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिए और उनका हाइड्रोलिसिस कराई तो हमें मिला जो वो मिला एनहाइड्राइड, ये कंपाउंड है। सॉरी हाइड्रोलिसिस नहीं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, सॉरी रिमूवल ऑफ H2O होगा, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब इफ वी रिएक्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड देन रिमूवल ऑफ H2O टेक्स प्लेस आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, ये कंपाउंड हमारा हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या, इसको ब्रेक करो, ये आपका निगेटिव हो गया और दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से आप H निकाल दो। ठीक, यहाँ से आप क्या करो H निकाल दो और ये आपका बन गया, सॉरी 1 मिनट, सॉरी यहाँ से आप H निकालो, वहाँ से नहीं, यहाँ से निकालो आप H। तो H आपने निकाला तो आपके पास क्या निकल गया CH3COOH, क्योंकि H कैसा होगा पॉजिटिव होगा और जो पॉजिटिव होगा वो कहाँ पे जुड़ेगा निगेटिव वाले पोर्शन पे, इस पे, तो उसने बना लिया CH3COOH। और आपके पास जो COCH3 बचा हुआ है उसको आप यहाँ पे जोड़ दो COCH3। थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, पास पास हो गए दोनों, लिखने में तुम्हें प्रॉब्लम लगेगी, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। देखो ये हुआ O और इससे जुड़ गया COCH3 और ये OH था। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एसिटॉक्सीफिनॉल। ठीक है, एसिटॉक्सीफिनॉल या एस्प्रिन बोलेंगे इसको, आर्थो एसिटॉक्सी होगा, ये एस्प्रिन बोलेंगे, इस कंपाउंड को हम एस्प्रिन बोलेंगे। ठीक है, तो क्लियर है, सैलिसिलिक एसिड से हम एस्प्रिन बना सकते हैं, हम सैलिसिलिक एसिड से फॉर्मेशन कर सकते हैं एस्प्रिन का। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है कोल्वे रिएक्शन, और कोल्वे रिएक्शन में भी हम सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं फिनॉल से। लेकिन बनाते कैसे हैं, अब ये हमें देखना होगा कि कैसे बनाते हैं। तो देखो कैसे बनाते हैं, हमने फिनॉल लिया और फिनॉल की रिएक्शन हमने कराई CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये रिएक्शन कराने से पहले हम इसकी रिएक्शन NaOH से करा लें, जैसे रीमन टाइमन में करते थे। क्या करते थे, NaOH से कराई तो H2O निकाला और सोडियम फिनॉक्साइड बना लिया, ये बन गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। अब हमने इसकी रिएक्शन कराई CO2 से। तो देखो कुछ नहीं आपको करना है, केवल आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जो है उसका फायदा उठाना है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और कार्बन आपका कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है इन कंपेरिजन ऑफ ऑक्सीजन।
तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज। अब यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा जब निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला वो आपका यहाँ पे अटैच हो गया और ये पॉजिटिव कार्बन यहाँ पे जुड़ गया। तो ये कहानी जो है वो कुछ ऐसी हो गई। ये तो ONA तो आपका ऐसा ही रहा, ये कार्बन यहाँ पे जुड़ गया, इससे क्या जुड़ा था, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला, ये तो ऐसा ही रहा, इसकी कहानी में कोई अंतर नहीं आया। इस वाले ऑक्सीजन पे ये हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये OH हो गया। और फिर हम ले लें वही जो रीमर में लिया था, डाइल्यूट HCl, क्योंकि हमें Na को हटाना है तो NaCl हटा दिया हमने और उस Na की जगह पे हमने लगा दिया H को, तो ये हमारा हो गया OH और ये हो गया COOH और इसी को कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि कोल्बे रिएक्शन क्या होती है। कोल्बे रिएक्शन हमारी जो होती है उसमें हम फिनॉल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं और सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। कोई डाउट? नो डाउट। अब अगली जो रिएक्शन हमारी जिंक डस्ट की है तो ये बहुत छोटी रिएक्शन लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका हमें बहुत जगह यूज करना होता है। तो क्या होती है ये रिएक्शन? बहुत छोटी सी रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। क्या होती है, यहाँ पे हमने फिनॉल की रिएक्शन अगर हम जिंक डस्ट से करा दें तो बेंजीन बनता है। हमने Zn लिया, अब क्या होगा, यहाँ से ZnO निकल जाएगा, ये आपका जो Zn है वो ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा और हाइड्रोजन बेंजीन का साथी बना रहेगा, मतलब ये इससे ही जुड़ा रहेगा तो ये बना लेगा बेंजीन। ये हो गई आपकी जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन। इस कंपाउंड को बेंजीन बोलेंगे और इस कंपाउंड को आप कहते हो फिनॉल, ठीक है। क्लियर है? फिनॉल क्यों बोलते हो? क्योंकि OH को ऑल बोलते हो और जो बेंजीन होती है इसको फीन भी कहा जाता है, बेंजीन का दूसरा नाम फीन भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप कह देते हो कि फीन प्लस ऑल मीन्स फिनॉल, ओके। आफ्टर दैट हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट विल बी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराते हैं और ऑक्सीडाइजिंग में हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, जैसे हमने लिया K2Cr2O7। यहाँ पे सपोज दैट हमारा जो NCERT आपकी देती है वो Na2Cr2O7 दे रही है और इसको आप लेंगे तो इसको लेने के बाद में आप बनाएंगे जो कंपाउंड आप फॉर्म करेंगे वो ये कंपाउंड बनेगा डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं क्विनोलीन। तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज हो गई फिनॉल की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो खूब जम के शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो अच्छे अच्छे बना सकें। जिन टॉपिक पे आपको कन्फ्यूज़न होगा उन टॉपिक पे हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, हर टॉपिक पे नहीं बनाएंगे, हम उन टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे जिस पे जनरली बच्चों को कन्फ्यूज़न होता ही है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।